बीट अफसर पैसा लेता है, अपने सीनियर अधिकारी को पहुंचाता है, डिवीजन अफसर को, डिवीजन अफसर अपने इंस्पेक्टर को पहुंचाता है, इंस्पेक्टर अपने एसएचओ को देता है, एसएचओ अपने एसीपी को देता है, एसीपी अपने डीसीपी को देता है और डीसीपी अपने कमिश्नर को देता है। तो ये चैन, ये सिलसिला प्रशासन का इतना तगड़ा है। और आपको ये भी बता दूं, कभी कभी मुझे झेलने को मिला कि बड़े अधिकारी कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं और जो पैसा वसूली करता है, जो बीट अफसर या कांस्टेबल जो भी होता है, कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में हिजड़ों से भी गए गुजरे लोग रहते हैं जिनको बोलने में डर लगता है, जो सच बोलने में, और जो सच बोलने वाले लोग हैं उनका साथ नहीं देते। मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे बड़ा दुख और पीड़ा। बाबा की आवश्यकता केंद्र में है, राज्य में नहीं, केंद्र में है। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी को हटाओ, केंद्र में उन्हें गृह मंत्री बनाओ, हमारा पूरा देश का, हिंदुस्तान का पूरा गृह विभाग ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत अब उत्तर प्रदेश की नहीं है, मैं कह रहा हूँ देश में आवश्यकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपकी मुलाकात किसी खास पर्सनालिटी से कराते हैं। आज हमारे साथ हैं हरिशंकर शर्मा जी, जो कि ब्राह्मण जन सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। सर, हमारे इस पॉडकास्ट में हम व्यक्ति के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन की कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है, किसी के लिए सबक बन जाती है और किसी को बहुत कुछ सिखा कर चली जाती है। तो हम आपके जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और उसके बारे में जानेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपका जो पारिवारिक माहौल था वो कैसा था? देखिए, मेरा हरिशंकर शर्मा नाम है और मैं भारतीय ब्राह्मण जन सेवा संघ का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। मेरा जन्म बनारस का एक जिला भदोही है। भदोही जिले में एक गांव है, कांवल गांव, जो ज्ञानपुर के नजदीक है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। उसमें एक गरीब ब्राह्मण के घर में हम गरीब इसलिए बोलते हैं कि ब्राह्मण को हर आदमी गरीब ही करता है। गरीब परिवार में हम पैदा हुए और आज भी हम अपने आप को गरीब मानते भी। लेकिन मैं इस बात पे आपको काउंटर करूंगी, वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण गरीब होता है जो ले रहा है। ब्राह्मणों ने तो हमेशा दिया है, शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गरीब है? अब ये दुनिया कहने लगी तो हम भी अपने आप को गरीब मान लिए, हम गरीब है। अच्छा। मानवता से गरीब है हम, उससे नहीं। हमें भी पता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया जी। उसी परिवार में मैंने जन्म लिया। हमारे पिताजी एक रामचरितमानस के अच्छे प्रवक्ता है, पंडित शोभनाथ व्यास नाम है उनका। 8वीं 9वीं तक मैंने पढ़ाई की ज्ञानपुर से। उसके बाद में कई वर्ष की 1-2 साल के लिए मैं बॉम्बे चला गया। वहां गया, वहां भी मैंने 9th क्लास में वहां पे पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया, इसलिए कि मराठी भाषा मुझे आती नहीं। मुंबई जाने की वजह क्या रही थी? घर वाले चाहते थे कि वहाँ कोई है तो चले जाइए, या कोई खास कारण था कि आप मुंबई में जाए? मिल थी, उस मिल में नौकरी किया करते थे मुंबई में। अच्छा। तो पिताजी ने बुलाया कि बेटा आकर के महाराष्ट्र में आप पढ़ाई कर लो, तो मैं वहां पे चला गया। लेकिन तो निरंकुशता लगी कि वहां पे मराठी में मैं फेल हो गया, तो फिर मुझे दोबारा बनारस आने पड़े और भदोही आकर के फिर मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरुआत की और इंटर तक मैंने पढ़ा। उसके बाद बीए में मैंने एडमिशन कराया काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में। लेकिन इतनी गरीबी ज्यादा थी कि मेरे लग रहा है कि जिम्मेदारियां इतनी परिवार की बढ़ गई थी कि मैं आगे नहीं पढ़ पाया। और वहां से फिर मैंने महाराष्ट्र में गया और वहां पे मुझे याद है कि पिताजी ने मुझे 500 रुपए की नौकरी थी ESIC में, वहां पे मुझे लगा दिया और मैं उसी में मैं काम कर रहा था। उसमें मेरे ख्याल से 1990 की बात है। और मैंने सोचा चलो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे 2 भाई हैं, उनको पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। परिवार की जिम्मेदारियां थी और मैं करता रहा। उसके बाद पिताजी ने मुझे वहां पे सामाजिक स्तर में समाज में लेके जाने लगे लोगों के साथ।
और समाज में जाते जाते मुझे वहां पर एक उत्तर भारतीय महासेवा संघ था, जिसका मुझे महाराष्ट्र में वहां पे मुझे महामंत्री का पद से, दायित्व से नवाजा गया और मैं समाज में काम करने लगा। काम करते करते मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय लोगों की जो दयनीय स्थितियां हैं आज भी है। मैं उस पे अगर बयां करते जाऊं ना तो दुख दर्द से आप भी रोने लग जाएंगे। आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों का, बिहार के लोगों का महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी दुर्दशा है। किस तरीके की दुर्दशा आपने वहां पे देखी? दुर्दशा ये देखी कि वहां पे जो गरीब तबके के लोग हैं और महाराष्ट्रियन, वहां पे जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो अपने उत्तर भारतीयों पे बहुत कहर ढाते हैं। किस तरीके का? अनपढ़ गंवार लोग हैं। अभी आपने बीच में देखा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भाषा नहीं बोलोगे तो वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमें बड़ा खेद है कहते हुए भी कि हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार मुंबई में बैठे हैं, फिर भी अपने उत्तर भारतीयों के लिए बोल नहीं पाते। वो सबसे बड़ा दुख है। वो मुझे लगा, मैंने महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ एक बार अवसर मिला मुझे जाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि उनकी इतनी बड़ी दबंगई थी कि वहां उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आज भी महाराष्ट्र के लोगों से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। आज भी ऐसी दयनीय दशा है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अपने उत्तर भारतीयों के साम्राज्य वहां बहुत ज्यादा है, फिर भी एकता नहीं, एकजुटता नहीं मिलेगा। अगर कोई उत्तर भारतीय मार खाता रहेगा तो लोग देखते रहेंगे लेकिन उसका साथ नहीं देंगे। और ऐसा महाराष्ट्र में नहीं है। अगर किसी ने महाराष्ट्र के लोगों को, एक व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार किया या मारपीट किया तो वो सारे महाराष्ट्र के लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के उत्तर भारतीयों को मारने का काम करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट वाइज लोगों के दिमाग में ये चीज सेट है कि अगर वो यूपी वाला है और कोई यूपी वाला खड़ा है तो वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, बट अगर मराठी है या अपने स्टेट का है तो वहां वो उसकी पूरी हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, वहां एकता ज्यादा है, यूनिटी हमारे उत्तर भारतीयों में। वहाँ उत्तर भारतीय बोलते हैं। अब दिल्ली जैसे शहर ले लीजिए, यहाँ पे बिहारी बोलते हैं। क्या है, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी यहाँ पर हमारे बिहार के बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे लोगों को बिहारी शब्द से संबोधन किया जाता है। आप सोचिए इस पे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, बिहारी शब्द बुरा तो नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी बोलते हैं, यार ये तो मराठी है, मराठी तो वहाँ की बात नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ भैया बोला जाता है, उत्तर भारतीय नहीं बोला जाता, भैया बोला जाता है। और भैया का वहाँ शब्द मराठियों से पूछेगा आप भैया बोलते क्यों हो, तो वहाँ का होता है कि भैया मतलब अनपढ़ गवार भूषण। अच्छा, वहाँ भी ये संबोधन। वही चीज यहाँ पे हम बिहार के लोगों में, अगर हमारे बिहार के लोग यहाँ आकर के जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको मजदूर माना जाता है। उनको उनके चीजों को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके लोग उन्हें बिहारी करते हैं। लेकिन बिहारी तो आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे रैंक पे बैठे हैं, तो उस चीज से क्यों नहीं कंपेयर? दुर्भाग्य यही है कि उच्च अधिकारी बन करके बैठे होने के बावजूद भी अपने लोगों का साथ नहीं देते। अच्छा, बड़े बड़े अफसरों को मैंने देखा है। अभी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, वो रिटायर होकर के बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी आए, बोले मैं अब समाज को संगठित करने के लिए मैं लगा हूँ। मैंने कहा सर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप पद पे आसीन थे तब आपने कितने गरीब तबके के लोगों का कार्य किया है, आपको बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज आप रिटायर हो गए हैं तो अब आपको लग रहा है कि मुझे समाज की आवश्यकता है, और उस समय जब समाज को आपसे आवश्यकता थी तब आपने किसी का मदद नहीं किया। आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया कि आईपीएस अधिकारी हैं बहुत है दिल्ली के अंदर में, लेकिन जाकर के उन बिहार के लोगों से, उन उत्तर प्रदेश के लोगों से आप पूछिए कि क्या ये बड़े बड़े अधिकारी कभी आपकी मदद किया है क्या? कभी किसी मुसीबत में आप पड़ गए हैं, किया है? नहीं करते, जरूरत में बात तक नहीं करते। ऐसी सिलसिला मेरे पास आया जब मुझे याद है कि मैं 96 में मैंने पूनम देवी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। भदोही में मैं समाजवादी पार्टी में
मैं महाराष्ट्र से छोड़ करके जब यहाँ आया तो वहां पे मेरी जबरदस्ती ऐसे पकड़ करके मेरी शादी हो गई थी, मंदिर में ले गए लोग। मेरी 15 साल की उम्र थी। और जो वो बंदूक दिखा के कहते हैं शादी हो जाती है, वो वाली शादी की बात कर रहे हैं हम? ऐसे थी। वहां पे मैं अपने मामा जी को देखने गया था, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो पिताजी छोटे उम्र में ही मुझे लोकगीत वगैरह का गायन कराया करते थे, भजन वगैरह में सीखता था, गाता था वहां पे। तो एक दिन ऐसे ही हैदर अली जुगनू बिरहा के बहुत बड़े सम्राट थे, और जगन्नाथ मिश्रा जी, तो मेरे मामा जी वहां पे उत्तर भारतीयों के लिए बिरहा का कार्यक्रम कराया करते थे। तो उसी में बोले, बेटा आज तुम्हें यहाँ गाना है। तो मेरे ही बिरादरी के कुछ लोग थे वहां पर जो आमंत्रित थे, और वो थोड़ा सा माफिया टाइप के लोग थे, मेरे ससुराल के लोग, रिवॉल्वरधारी। बनारस से पहले कालिका धाम है, और कालिका धाम के पास में ही उनका जगदीपुर गांव है। तो उन लोगों को लगा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, और छोटी सी उम्र थी। मेरे पिताजी रामचरितमानस के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने कुछ बोला कि आपके बच्चा ठीक है, मेरी बच्ची अभी 11 साल की है, एक काम करते हैं कि शादी कर देते हैं। और सब पिताजी को भी लालच ये थी कि मेरे बच्चे की शादी, मैं तो गरीब हूँ लेकिन करोड़पति के घर में हो रही है। अच्छा। बहुत बड़े घर में हो रही है, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था। रामबली शर्मा जी थे हमारे ससुर जी, वो बड़ा दबंग आदमी। जब भी अगर कोई बाहर निकलते थे दादर की मार्केट में, लोग बताते थे अगर किसी ने उनको ऐसे सर दिखाया और उनसे नमस्ते नहीं किया तो वही मार देते थे लोग। मतलब बिल्कुल पूरे गुंडागर्दी, पूरा गुंडागर्दी था। एक तरफ रिवॉल्वर, एक तरफ तलवार लेकर के चला करते थे, दबंगई बड़ी थी। तो मेरी सास थी वहां पे, तो मेरी सास ने मेरे मामा जी से बोला, मामा जी को मेरे पैसे वैसे की कभी जरूरत होती तो उनकी बड़ी दुकानें थी, बहुत बड़े बड़े, बड़ा अच्छा व्यवसायी थे वहां पे। उन्होंने कहा कि एक काम करिए कि व्यास जी, हो सकता है शादी न करें, इस लड़के को महालक्ष्मी मंदिर है वहां ले आइए, और वहीं पे इसकी शादी करके फिर इसको गाँव भेज देते हैं। और मामा जी ने वही किया कि मुझे लेके गए, बोले बेटा चलो मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल का था, मेरी मिसेस 11 साल की थी, वो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। बहुत छोटी उम्र में शादी, बहुत छोटी सी उम्र में। और मेरा वहां शादी हुआ, उसके बाद में यहाँ चला आया। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश किया महाराष्ट्र के अंदर में। उत्तर भारतीयों के प्रति जो दयनीय स्थिति मैंने देखा, मैंने कृपा शंकर सिंह जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके साथ मैंने बहुत महाराष्ट्र के अंदर मैंने सोचा कि कार्य हो जाए, उस समय थे, उनका अभिनंदन किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर मैं आया गांव में आकर के मैंने फिर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, और मैंने चुनाव लड़ने का सोचा सहायक मंत्री पद से, लेकिन उसमें भी असफल रहा। वहां से भी गांव का सहयोग नहीं मिला मुझे, गांव के लोगों से ही। और जब मैंने फूलन देवी को बुलाया, तो मुझे याद है कि रात्रि वहां के बहुत बड़े वरिष्ठ सांसद थे गोरखनाथ पांडे जी, और एक उनकी रिश्तेदारी थी हमारे गांव में। तो उन लोगों ने आकर के कहा कि यार ब्राह्मण घर में कुल में पैदा हुआ लड़का और फूलन देवी का सपोर्ट कर रहा है, जो ठीक नहीं। और इतना प्रेशर मेरे पिताजी के ऊपर बनाया कि पिताजी हमारे बड़े सरल स्वभाव के, उन्होंने बोला बेटा कि गांव छोड़ करके आप चले जाओ। मैं दिल्ली चला आया। पिताजी ने कहा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बोले जाओ दिल्ली में, आपके हमारे बहुत रिश्तेदार है, सपोर्ट करेंगे। मुझे दिल्ली का दास्तान बताते हुए आपसे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आया कोई एक हमारे दादाजी थे, हमारे गांव के ही थे, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं हॉलैंड के लिए पलायन कर रहा हूँ। मुझे लेकर के आए, चांदनी चौक की झुग्गी में मैंने रहा। वहां से मुझे वहां पता चला कि तो हॉलैंड जा रहे हैं, संत विचारधारा के आदमी थे, और वो वहां चले गए, मुझे वहां पे उन्होंने छोड़ दिया। मैं अपने रिश्तेदारों के पास कई दिन भटकता रहा कि कोई मुझे इस दिल्ली में मुझे रख। इतना मैं परेशान हुआ कि मैं 2 दिन तक मैं दिल्ली में भूखा सोया, परेशान रहा बहुत। लेकिन एक लगन सी थी कि नहीं, मुझे तिरस्कार मिला है, गांव के लोगों ने मुझे तिरस्कार किया है, अब मैं दिल्ली से वापस नहीं जाऊंगा, संघर्ष जरूर करूंगा। आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मुझे कम से कम 5 से 7 लाख व्यक्ति मुझे जानते हैं बुराड़ी में रहकर। फिर मैंने समाजवादी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी से मुझे दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, और मैंने बुराड़ी में अपने मुकुंदपुर क्षेत्र में मैंने निगम पार्षद
गुलाब सिंह राठौर को हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया, वहाँ का प्रधान भी रहा। वहां से धीरे धीरे करते करते मैंने कहा मैं आलू टमाटर बेच लूंगा लेकिन घर जाऊंगा नहीं। तिरस्कार इतना ज्यादा लगा कि गांव के लोगों ने इतना तिरस्कार किया कि व्यास जी आपका अगर लड़का नहीं जाएगा तो इससे गोली से मार दिया जाएगा। इतना था। फिर आया, मैं यहाँ पे संघर्ष किया और मैंने रोज सन द टाइम्स पढ़ता था। और पढ़ते पढ़ते कहीं पे एक जेडी एक्सपोर्ट कंपनी थी, मुझे याद है 97 में मैंने 1000 रुपए में नौकरी में मुझे वहां पे लगा। लेकिन तब 1000 रुपए बहुत हुआ करता था। बहुत तो नहीं हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे कुछ आसियाना था ही नहीं। अच्छा, किराए मेरे पास किराए के मकान में रहना। अच्छा, किराए का घर अगर उस समय चाहिए होता तो कितने का मिल जाता था? मिल जाते थे 500-600 रुपए में मिलते थे वहां पे, लेकिन 2-4 लोगों को लेकर के रहना पड़ता था वहां पे जाकर के। और मुझे आज एक महिला नहीं है हमारे यहाँ, मुझे भाई मानने लगी और मैं अपनी माँ के पास उन्होंने मुझे रखवाया। लेकिन जब मैं रात्रि को मैंने देखा कि मेरे पास कोई अनाज नहीं है, राशन नहीं है, तो उसकी माँ मेरे को पूछी कि बेटा कोई परेशानी होगी तो बता देना। लेकिन शर्म लगती थी कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे घर में अनाज नहीं है। तो उस समय मेरे पास जो भी 2-4 रुपए थे, मैं नींबू वगैरह पानी लाया और पी करके मैंने सो लिया। वो दिन जब मैं याद करता हूं, पानी पीकर सोए थे? हाँ, पानी पी करके नहीं था इस अभाव में मैं सो गया। लेकिन एक संघर्ष थी कि ना, मैं यहाँ पे उस समय नौकरी करूंगा। नौकरी करते करते मैंने फैक्ट्री एक लगाई गारमेंट्स की। अच्छा, 97 की बात कर रहे हैं आप या 97 से मैं कम से कम नहीं तो मैंने 4 से 5 साल तक नौकरी की। बहुत संघर्ष किया मैंने। संघर्ष करते करते भी मैंने समाज को छोड़ा नहीं। अच्छा। मैंने समाज को नहीं छोड़ा। जहाँ भी समाज की जरूरत पड़ती थी, लोग जहाँ भी मुझे याद करते थे, मैं वहां जाता जरूर था। और लेकिन उस समय जहां तक पिताजी की थी कि नहीं, मैंने लोगों की सेवा किया हूँ, लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन मुझे उस समय किसी ने सहयोग नहीं दिया। तो मैं वो दिन याद करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि मैंने कैसी कैसी परिस्थितियां मैंने झेली है। और उसके बाद मैंने फैक्ट्री लगाई अपना। मेरे पास 100-150 मजदूर उस समय काम किया करते थे, अब थोड़ा मैंने कम किया है। मेरी गारमेंट्स की है, मैं लेडीज गारमेंट का मेरी एक फैक्ट्री है साईं बाबा क्रिएशन के नाम से और कालिका इम्प्रेस के नाम से, जो लेडीज गारमेंट का काम मैं करता हूँ। और उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, यहाँ पे दिल्ली में कार्य करने का अवसर मिला। हिंदुत्व के काम के लिए मैं आगे अग्रसर रहता हूँ और आज यही कर रहा हूँ समाज में। और इतना है कि जब भी मुझे कोई याद करता है, क्योंकि मैं गरीबी देखा हूँ, तो मैं जब भी कोई व्यक्ति मुझे फोन करता है और मुझसे आशा करता है कि मैं थाने में फंसा हूं और मेरा कोई प्रशासन नहीं सुनता है, तो मुझे 1 बजे रात को भी कोई याद करता है ना, तो मैं वहां पहुंच जाता हूं और उसकी पूरी सहायता करता हूं और उसे उस जगह से निकालने का प्रयास करता हूं। बहुत मेहनत करता हूं लोगों में। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा एक बात बताऊं, मैं रामचरितमानस का प्रवक्ता हूं और मुझे 10-20 हजार आदमी जानते हैं। जिस दिन तुम्हें 40,000 व्यक्ति जानेंगे तो मैं कहूंगा मेरा पुत्र है, अन्यथा मेरा पुत्र नहीं है। और आज दिल्ली के अंदर में मुझे कई लाख लोग जानते हैं, कई लाख की बात कर रहा हूं मैं। कई संगठनों को मैं यहाँ चलाता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों में मैं रह करके काम करता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे बड़ी चीज खामी है कि इसको कह लीजिए कि चाटुकारिता अगर मैं करता तो मुझे लग रहा है कि मैं आज काउंसलर होता, मैं अपने क्षेत्र का, मिलाप नगर का। लेकिन मेरे चाटुकारिता नहीं है, क्योंकि मैं नेता बन करके भी अपने गरीब तबके के लोगों के लिए अगर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता तो मैं कहता हूँ नेतागिरी करना बेकार है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप दिल्ली आए तो आपने गारमेंट के बिजनेस से शुरुआत की। गारमेंट के बिजनेस में आना और उस चीज को करना, किसी ने आपकी हेल्प की, कहीं से आपने समझा, कहाँ से आपके अंदर ये आया कि आपको ये काम करना चाहिए इस तरह? देखिए, मैं गारमेंट पे एक्चुअली जब मैं बॉम्बे था तो मेरे साले के एक मौसी के लड़के थे, तो उस समय मैं परचेज ऑफिसर था न्यू इरा मिल उसमें। लेकिन मैं कुछ शौक थी सीखने की, तो मैंने वहां से
5 बजे सुबह मैं क्लासेस जाता था और कटिंग वगैरह का मैं काम सीखता था, टेलरिंग का देखा था मैंने। तो मैंने वहां से सीखा। सीखने के बाद में जब दिल्ली में आया तो मैं नौकरी करते 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 जिसके यहाँ नौकरी मैं कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा एक फर्म खोल रहा हूँ, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फैक्ट्री को चला सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं चलाऊंगा सर। उनके यहाँ पे मैं नारायणा में ही अंदर में 100 से 200 लेबर थे, मैं उनके यहाँ चलाया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 2 साल के बाद फिर मुझे लगा कि जो चीज मैंने सीखा है या किया है, तो मैंने तुरंत क्या किया कि मैंने कुछ कर्ज लेकर के, कुछ अपने से लोगों से सहयोग लेकर के, कुछ रकम जो थे परिवार के उनको गिरवी रख करके मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री डाली। और अपनी खुद की फैक्ट्री डाली और भगवान की कृपा है और आज सही ढंग से चल रहा है, परिवार चल रहा है। कर रहे हैं आप उसी चीज में कंटिन्यू लगे कर रहे हैं, लेकिन करते करते ना मुझे समाज की जो वो कहते कीड़ा होता है वो काटता है बहुत ज्यादा, कि किसी भी व्यक्ति का मैं जब दुख दर्द में देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझसे फिर रहा नहीं जाता। जबकि परिवार प्रताड़ना करती है कि नहीं, क्या हो है, आप 12-12 बजे रात 1-1 बजे रात जाते हो और आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। मेरे लिए कोई कुछ करे या न करे, लेकिन मनुष्य योनि पाने के बाद हमें लगता है कि हमें समाज हित के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। अब मनुष्य योनि मिली है, अब बहन को मैं बहन के मान देख सकता हूँ कि हमारी ये बहन है, माँ को माँ कह सकता हूँ, भाई को भाई कह सकता हूँ, लेकिन ये चला जाइए क्या जानवर पहचान लेते हैं कि हमारी माँ है, हमारा भाई है, हमारा बाप है? नहीं। तो हमारे को मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसका कर्तव्य बनता है कि अपने समाज हित के लिए वो काम करे। आज भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग हैं, धुरंधर बैठे हैं, लेकिन जब समाज की बात आती बाहर निकलते नहीं, आते नहीं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सड़क पे, देखते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते, बोल नहीं पाते, दबंगे नहीं है और इज्जत लूटी बहन बेटियों की लूटी जा रही है। जी हरि शंकर जी, अभी आपने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और गौ पर अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन के जुमले हैं। इलेक्शन के टाइम पर चीजें सही बताया जाता है कि हिंदू के साथ में है और बाकी सारी चीजों में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, जबकि हम जिस राष्ट्र में हैं वहाँ सभी धर्म के लोग हैं और सबको सम्मान मिलता है और मिलना चाहिए। यह हमारे देश की खासियत है। अब जो मौजूदा सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है ये इनके लिए कहा जाता है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और सत्ता में है? आप इस चीज से किस हद तक सहमत हैं और नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये तो आप मान के चलिए कि हिंदू मुसलमान करके ही है। मुस्लिम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो मानती है कि ये केवल हिंदुओं की पार्टी है, वो स्वीकार कभी नहीं करती। मुसलमान कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। उनको तो गंगा जी में अगर खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आप बोलोगे, तब भी वो बोलेंगे नहीं। और कभी भी मुस्लिम, मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जी या कोई भी मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो हिंदू मुसलमान नहीं करता। वो नहीं चाहता कि राज्य में या देश में आतंक फैले, ये कभी वो सोचता नहीं है। लेकिन जो धर्म के लोग हैं, अब मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ओवैसी साहब है हैदराबादी, उनको हिंदू नजर नहीं आते। वो केवल मुसलमान करते हैं और हिंदुओं को विपरीत में बोल करके मुसलमानों को खुलेआम भड़काते हैं और कहते हैं कि इनका कत्लेआम कर दो, ये हमें परेशान करते हैं। उनकी पार्टी का हर एक नेता मुसलमानों से नफरत करती है और वही धारणा हो गई कि अगर वो कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में हम 100 करोड़ होकर के क्या करें, उनकी पूजा करें क्या, उनकी आरती उतारे, उनकी आरती उतारे। आप हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद करेंगे, आप हमारी बहन बेटियों का अपहरण करेंगे, आप हमारी बहन बेटियों को भगा करके लेके जाएंगे। ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि षड्यंत्र आप बंद कर दीजिए ना।
आप दिखाइए ना, कभी हिंदू धर्म के लोगों ने मुस्लिम संप्रदाय की बहन बेटियों को उठा ले गए हो या उनसे शादी कर ली हो और उनके साथ अत्याचार कर रहे हो। मतलब हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में खाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं। प्यार आपसे पाकिस्तान से, प्यार आप पाकिस्तान से करेंगे, झंडा उनकी लहराएंगे, खाएंगे हमारा और गुण गाएंगे पाकिस्तान का। तो ये कदापि होने तो दिया नहीं जाएगा और होगा भी। हम जैसे लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग होने भी नहीं देंगे। अगर हम लोग आपके साथ भाईचारा का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं तो हमें भी तो इसे चाहिए ना रिटर्न। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं? भारत के मुसलमान अभी भी उनमें हिंदुस्तान का प्यार है ही कहाँ है हिंदुस्तान का। मैं तो कह रहा हूं कि इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। ये निर्णय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय प्रधानमंत्रियों ने लिया, इनको वास्तविकता में यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है, इनको प्यार नहीं है भारत से। अरे भारत का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे, उनसे कई पत्रकार जाकर के प्रश्न पूछने लगे तो यही कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है भाई? 30 करोड़ तुम हो, अत्याचार बल्कि तुम कर रहे हो और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आबादी की बात की जाए तो हिंदुओं की आबादी तो 3 गुना ज्यादा है, 3 से 4 गुना ज्यादा है। अब हिंदुओं के बारे में क्या बोला जाए? आप क्या कहना चाहते हैं? यूनिटी नहीं है, घटिया हिंदू है, हिंदुत्व तो है ही नहीं इनमें। और हिंदुत्व अगर होता और इतना डर अन्य धर्मों में अगर होता तो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। ये ऐसे जो लव जिहाद फैलाने वाले लोग, जो षड्यंत्रकारी लोग अगर हिंदुस्तान में जो बैठ करके कर रहे हैं ना, अगर सरकारें सख्त होती तो ऐसा कदापि न होता। ये जो कर रहे हैं ये हिंदुओं से चाहते हैं कि हमें हमारे को प्यार करें, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो? इनका जो षड्यंत्र है आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक गैंग है। अभी एक मैं गरीब लड़की की, बिहार का परिवार का, मैं लड़की का मैं केस लड़ रहा हूँ। वो मेरे कंपनी में ही कार्यरत है। मैं आप देखा, विश्वास करें आप कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, हम लोगों ने रोड जाम किया, हमारे ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गई दावड़ी थाने के अंदर में। वहां के सच्चों ने आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए, हमारे ऊपर नहीं, कम से कम 25 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के ऊपर। लेकिन जब मैं कोर्ट में जब जाता हूं मैं अचंभित होता हूं और मैं हिंदुओं को कहता हूं कि तुम कैसे हिंदू हो? एक मुसलमान कारीगर जो 1500 रुपया महीने का कमाने वाला, उसके साथ कोर्ट में 5 से 7 वकील खड़े होते हैं और हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति की, जिस लड़की की जो हम केस लड़ रहे हैं, तो हमें अपने वकीलों से निवेदन करना पड़ता है कि एक बच्ची का केस आप लड़ लीजिए। और उसके 5 वकील खड़े होते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं, लेकिन उनकी यूनिटी इतनी तगड़ी है कि वो कर रहे हैं, इसीलिए अत्याचार हो रहा है। सरकारें सख्त है कहां? आप कहीं भी लो जिहाद का केस आप लेके जाइए थाने के अंदर में, तो आप अगर हिंदू मुसलमान का केस है तो थाने के जो अधिकारी भी है ना, वो मुसलमान का सपोर्ट करेंगे, हिंदू का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप सोच लीजिए हम कितने बड़े यूनाइटेड हैं। सरकार हिंदुओं की, देश हिंदुओं का, जी, परंपरा हिंदुओं की चली आ रही है हमारे देश में, तब भी हिंदू पिछड़े हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि आज हम जिस गौमांस की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के निर्यातक हैं। कभी आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। और जो व्यक्ति गौ माता का विरोध करता है, कहता कि गौ माता के ऊपर कानून ले आओ, उसके ऊपर आप बड़े से बड़ा केस लाद दे रहे हो आप कि आप बोल नहीं सकते। करपात्री जी महाराज जी को याद करिए, इतिहास कभी उठा करके देखिए।
कि जब इंदिरा गांधी जी उनसे जाकर के उनसे प्रार्थना करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। बोले आप बने जरूर, लेकिन एक चीज याद रखें कि गौ माता पे आप बहुत बड़ा कानून लेके आए कि हमारी गौ माता आपके आने के बाद काटी न जाए। 1 साल नहीं सुना उसने, 2 साल नहीं सुना इंदिरा गांधी ने। 3 साल बाद दुनिया के जितने संत थे उन्होंने इसी दिल्ली के संसद पे एक यात्रा निकाली और इंदिरा गांधी जी से मिलने की कोशिश की, और इंदिरा गांधी ने उन गौओं को भी और संत महात्माओं के ऊपर भी गोली चला दी। वही करपाती महाराज जी ने उस दिन श्राप दिया था। याद रखना, जैसे गौ माता को आपने मारा है ना, वैसे ही आप भी के ऊपर गोलियों से आप भी छलनी आपके शरीर का होगा, और वही हुआ। आज जो अब आप क्या देख लीजिए, जो ये हमारे संतों के ऊपर हो रहा है, अच्छा हो रहा है क्या? हिंदू धर्म का एक संत दूसरे संत पे इतना बड़ा आरोप लगा करके उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि उसे जेल जाने की नौबत आ गई। वो भी शंकराचार्य के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? किस पे हम विश्वास करेंगे बताइए? हमारे शंकराचार्य को ही अगर हिंदुस्तान के अंदर में, अच्छा देखिए कितने संत महात्मा हैं, कितने हमारे ब्राह्मण नेता हैं जो इसका विरोध करके आ रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, जो इसका विरोध करता है, मुझे लगता है उसका रास्ता केवल जेल ही है। मुझे लग रहा है ये मैं बड़ा कब आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे दिखा भी देंगी तो हो सकता है कि वो, मुझे तो लग रहा है कि कहीं आपको भी आमंत्रण न आ जाए कि आकर के आप आइए मैडम और बताइए कि ऐसे चीजों को आप चला क्यों रही हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सच दिखाना ये पत्रकारिता का पहला धर्म है। लोगों को सच से अवगत कराना ये पत्रकारिता है जो सिखाई जाती है। मुझे जहां तक लगता है कि मुझे भी पत्रकारिता करते हुए 3 से 4-5 साल मैंने किया, लेकिन मुझे जहां लगा कि मुझे जहां सच दिखानी चाहिए और समाज को लाके देखनी चाहिए, मुझे लगा कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। चाटुकारिता बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने देखा, जिसके लिए हम लोग पीछे हो जाए। सच कोई भी चैनल का इंसान अपने डर की वजह से कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी छूट जाएगी, ये एक डर है। लेकिन जिनको दिखाना है वो फ्रीलांस पे दिखा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चैनल से निकाल दिया गया है, वो अपना खुद का चैनल बना के फिर वो खुद को, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि निकाला क्यों गया उनको चैनल से, यही सोचने का विषय। देखिए उन्होंने तो कुछ ना कुछ कारण देखा। उन्होंने अगर सच दिखाने की कोशिश की, सच बताने की कोशिश किया उन्होंने जनता को, तो उन्हें चैनल से निकालने की क्यों कोशिश की गई? इसका मतलब तो यही हो गया कि सरकारों के अंदर में सरकारों की कमियों के ऊपर जो भी व्यक्ति बोलेगा उसे सरकार से निकाल दिया जाएगा, पद से विहीन कर दिया जाएगा। यही तो परंपरा चलती चली आ रही है। यही तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आप बोल नहीं सकते। आपकी बेटी का खड़े होकर के मुसलमान लोग उनको सामने खड़े होकर के अगर उनकी रेप कर दे, लेकिन यहाँ की जनता बोलने वाली नहीं है, देखती रह जाएगी मुख दर्शक। अच्छा विडंबना क्या है? अगर बोलने वाला व्यक्ति, शिकायत करने वाला व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उससे बड़ा वो अपराधी है कि जो उसे सूचना देकर के थाने में सूचना दे दिया कि यहाँ पर ऐसा बलात्कार हो रहा है, यहाँ पे ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो जुर्म करने वाला, उससे बड़ा तो वो हो गया जिसको जाकर के कोर्ट में हर बार खड़ा होना पड़ता है। उसी की पुलिस अंकित कर लेती है कि आइए आपने तो सूचना दिया था मुझे, तब आपको तो गवाही देने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिसके कारण से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जघन्य जो अपराध हो रहे हैं वो देखता है लेकिन बोलता नहीं है। हरिशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये आपके जीवन पर हमारा पॉडकास्ट है। आपने अपने जीवन का जो कंट्रीब्यूशन है देश को इसलिए दिया है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं गरीबों के लिए करना चाहता हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए करना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मणों के लिए करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी तरफ से
क्या एफर्ट लगाया, क्या काम ऐसे किए जिसकी वजह से आपको लोग रिकॉग्नाइज करें कि हरि शंकर शर्मा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया? देखिए, अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बहुत से ऐसे काम कर लिए। मैं तो एक ही चीज मैं करता हूं कि जिन भी व्यक्तियों के ऊपर कभी भी कोई विपत्ति आती है और वो मुझे याद करता है, तो मैं उसके सुख दुख का साथी बन करके उसके साथ 24 घंटा खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ, चाहे कोई सी भी मदद हो। मुझे किसी ने कह दिया कि अगर मुझे अभी ब्लड की जरूरत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने शरीर का ब्लड निकाल करके उसे दे दूं और वो ठीक हो जाए। मेरी एक ही अभिलाषा रहती है कि मैं उसके दर्द को, अपना दर्द महसूस करके उसे हर कोशिश कर लूं। मेरा काम यही है, मेरी परंपरा यही है, यही पिताजी ने हमें सिखाया है कि लोगों के दुख दर्द को समझो और उसके साथ सहभागिता बनो और उसके दुख के का साथी बनो। अच्छा, हरिशंकर जी, ये तो बात हुई कि पर्सनली किसी ने आपसे मदद मांगी तो आपने किया। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि संघ के साथ जुड़ करके या पॉलिटिकल पार्टी में भी आप जुड़े हैं, तो जुड़ करके कौन-कौन से काम हैं जो कराए हैं आपने या किए हैं आपने उस पर? देखिए, अभी हमारा एक अपने ही मित्र हैं जो कन्यादान के नाम से महाराष्ट्र में चल रहा है। वहाँ पे हर बार हम लोग समाज से चंदा इकट्ठा करके और हम लोग हर बार 150 लड़कियों की शादी कराते हैं कन्यादान के रूप में। और हम लोग वहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो भी गरीब तबके के लोग हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनका 1 रुपया भी न खर्च लगे। उनको दहेज में जो भी देना होता है, लाख सवा लाख का वो देना, रकम देना, पंडित का व्यवस्था करना और उसके साथ में जब उनके परिवार के, उनके जो नात रिश्तेदार होते हैं, उनको बुला करके जितने भी लोग होते हैं और उनका सपोर्ट करना। तो मुझे लगता है कि हम लोग कन्यादान के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी गरीब तबके की बहन बेटियों की शादी करा करके एक इतिहास रचना चाहते हैं और उस काम में हम लोग संलग्न हैं और लगे हुए हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप रहते दिल्ली में हैं, काम मुंबई में कर रहे हैं। देखिए, मुंबई से वो उस कन्यादान की संरचना हुई है, वहाँ पे उसका बोलबाला बहुत ज्यादा है और उसी कन्यादान के माध्यम से मुझे दिल्ली का उन्होंने अध्यक्ष मुझे बना रखा है। तो हम लोग यहाँ पे भी हम जो कोशिश करते हैं तो बहुत कम लोग हैं। अभी कुछ समस्या मैंने अभी लाई थी कि आपकी बेटी का शादी है, अगर वो हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन आप हमें लिख करके दे दो। तो कुछ ऐसे तबके के लोग मिले कि आप जो देना दे दीजिए, लेकिन मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा कि मैं गरीब हूँ। तो कभी-कभी ऐसी भी झेल झेलना पड़ा। एक ऐसी भी एक कार्ड लेकर के कोई व्यक्ति आ गया कि मेरे पास 6 बेटियां हैं और मैं बेटी की शादी करना चाहता हूँ, ये कार्ड है, मध्य प्रदेश आपको आना है, आप आइएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि उसे ले जाते हैं और 1,50,000 रुपया इकट्ठा करके उसे देने की काम किया है हमने। तो मैंने देखा कि 1 महीने बाद जब हमने फोन किया उस गांव में, तो पता चला कि कहाँ फंस गए आप। ये व्यक्ति अपने लड़कियों का ऐसे कार्ड छपाता है मंथली और समाज में लोगों के पास जाता है और 1,50,000 इकट्ठा लेके चला आता है। अभी तक तो इसकी 6 बेटियां वैसे हैं, अभी तक किसी की शादी नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि समाज में ऐसे भी बैठे हुए लोग हैं। तो बाद में पता चलता, जब उसे फोन करता हूँ, फोन कभी नहीं उठाता, लेकिन कहते हैं नहीं सर शादी तो कर रहा था लेकिन वो टूट गई। अब टूटने की वजह तो बता नहीं सकता। तो समाज में भी ऐसे लोग बैठे हैं और चल रहे अपना व्यापार चला रहे हैं। मुझे लगता है कि उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता। हो सकता है उसकी पारिवारिक समस्याएं न चल पा रही, जिसके कारण से अपनी बेटियों का कार्ड छपा करके और वो चंदा इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण तो कर रहा है। अब अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उसको ईश्वर देखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो किन-किन जो पार्टीज हैं उसमें आप सक्रिय रहे, उसमें आपने काम किया और कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हरिशंकर शर्मा जी को याद किया जाए? देखिए, मुझे याद है कि मैं समाजवादी पार्टी में मैं जुड़ा जिस समय मैं आया था मुकुंदपुर में, मैं वहाँ प्रधान रहा। और मुझे मैं ऐसी कॉलोनी में रहा जहाँ पे पानी मिलता नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमारे साथ एक पत्रकार थे,
उन्होंने कहा, और एक मुकेश शर्मा जी का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। मुकेश शर्मा जिस मंच पे बोलते थे, तो मैं एक बार एक मंच पे बुराड़ी में संचालन कर रहा था, तो समस्याएं पानी की विकराल थी उस समय। मुझे लग रहा 20-25 वर्ष हो गए जब मैं समता विहार में प्रधान था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आपके इधर से जो जल निगम से जो पाइप जा रही हो, उस पानी की पाइप को तोड़ करके आप पूरे कॉलोनी को आप पानी दे दीजिए, आप पानी दे दीजिए, और अगर कोई केस होता तो मुकेश शर्मा जी उसको देख लेंगे। तो मैं उस समय, मुझे याद है, समता विहार में हम लोग 100-150 घर ही थे वहां पे, एक कच्ची कॉलोनी थी, और उसका लोगों ने मुझे प्रधान बना दिया। मैंने 200-200 रुपया इकट्ठा किया। अच्छा। और इकट्ठा करने के बाद हमने उस जल निगम की पाइपलाइन को तोड़ा और उसमें कनेक्शन करके पूरी जनता को मैंने कहा कि आप लोग पानी पीजिए। उस समय ठेकेदारी लोगों की चलती थी, बिजली की 7-7 हजार रुपया लोग लिया करते थे। लोग जनता से लूटते थे खंबे में, और हमने जमा करा दिया पूरी कॉलोनी का। पता चला कि आज इस महीने में नहीं लगा, मैं जाकर के वहां खड़ा हो गया कि आज दिवाली का दिन है और आज अगर लाइटें नहीं जलेगा तो फिर हम यहाँ जलने नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र में आप चले जाइए, जनकपुरी क्षेत्र में, मैं दावड़ी में चाणक्य प्लेस में वहां रहता हूँ। मैं आया तो जिस कॉलोनी में देखा कि हमारे बच्चे जहां गली मोहल्ले से निकल रहे हैं, वहां अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार है। अच्छा। आज भी। लेकिन अच्छे सच्चो आए, उस पे लगाम उन्होंने डीसीपी साहब ने रखा है उन्होंने। तो उस समय मुझे लगता था कि नहीं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बाहर से आकर के शराब पी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं रोज एप्लीकेशन अपना लिखता था, कभी राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच जाऊं, कभी वो उपराज्यपाल के पास पहुंच जाऊं, कभी मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाऊं, कभी एलजी के पास पहुंच जाऊं, कभी डीसीपी के पास पहुंच जाऊं। तो फिर लोग परेशान हो गए कि लड़का है क्या, कि रोज एप्लीकेशन ले आता था, देता था, और इतना हुआ कि उसी से लोगों ने मुझे जानना शुरुआत की कि आखिर में ये लड़का है जो शराब के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य मुझे याद है मुझे कि जब मैं अपने घर की तरफ निकल रहा था, तो उस समय उन शराब माफियाओं ने जैसे मैं निकलने की कोशिश किया, लेकर के शराब की बोतलें दे दनादन मेरे सर पे मारने की कोशिश की। अच्छा। और सर फट गया और 8 टाके लगे थे मेरे पे। उस समय मैं आम आदमी पार्टी में एंट्री किए था, अन्ना आंदोलन से उसी समय में आया था। राजेश ऋषि जी के साथ? राजेश ऋषि जी हमारे उस समय विधायक थे, मैं उनका डमी कैंडिडेट भी था। अच्छा। और मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी था, मैं आपको बताऊं। और राजेश ऋषि जी के साथ हमने बहुत काम किया। बाद में मुझे लगा कि नहीं, ठीक नहीं लगा, तो उसमें मैंने छोड़ दिया उनके साथ। उनकी जितनी भी संचालन थी, डमी कैंडिडेट होने के नाते मैं ही करता था, संचालन में ही करता था पूरे क्षेत्र में। और आज भी मेरी विचारधारा यही रहती है कि कहीं भी, अब जब विधायक हमने चुना, ये बोल करके हम लोगों ने कहा था कि भाई कहीं भी अवैध शराब बेची नहीं जाएगी, कि हमारे बच्चे कहीं भी जाकर के शराब ले और पिए और वहीं कर जाए। ड्रग्स बिकता है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, और कोई रोक नहीं है। रोक इसलिए नहीं है कि प्रशासन को वहां पे पैसे मिलते हैं। बीट अफसर पैसा लेता है, अपने सीनियर अधिकारी को पहुंचाता है, डिवीजन अफसर को, डिवीजन अफसर अपने इंस्पेक्टर को पहुंचाता है, इंस्पेक्टर अपने एसएचओ को देता है, एसएचओ अपने एसीपी को देता है, एसीपी अपने डीसीपी को देता है, और डीसीपी अपने कमिश्नर को देता है। तो ये चैन, ये सिलसिला प्रशासन का इतना तगड़ा है। और आपको ये भी बता दूं, कभी कभी मुझे झेलने को मिला कि बड़े अधिकारी कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं, और जो पैसा वसूली करता है, जो बीट अफसर या कांस्टेबल जो भी होता है, वो उन माफियाओं को बोल देता है कि भाई मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी ये है कि कोई व्यक्ति इस एरिया में है बैठा हुआ जो तेरी शिकायत लगाते रहता है, वही बताते हैं और वही हमला करवाते हैं। ऐसा हो चुका मेरे ऊपर, मेरे ख्याल से 2013 में एक बीट अफसर मेरे पास ही आता है और मुझे कहता है कि आप एक काम करो, इन साजिशों के खिलाफ आप मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं आपके गली मोहल्ले से बंद करा देता हूँ। मैंने लिखा और लिख करके उसे दिया, और शाम को मुझे याद है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो शराब बेचने वाली 50 महिलाएं और कम से कम 100 पुरुष मेरे ऑफिस में आ गए। मैं भी घबरा गया कि ये क्या हो रहा है।
अच्छा, आपने क्या किया, आपने अचानक से हमला? अचानक नहीं, अचानक से मेरे ऑफिस आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने अभी शिकायत की हमारी, हम लोग अभी शराब बेचते हैं, मेरा यही काम है। तो हमने कहा भाई आपका काम कहीं हो, लेकिन मेरे गली मोहल्ले में आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, यहाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन मैं बड़ा चंभा रहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने मुझसे लिखवा करके ले गया, चोरी से ले गया, वही उन शराब बेचने वाले को लोगों को लेटर दिखा दिया कि इसने लिखा। और देखिए उसी दिन मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला होता है कि मुझे 8 टांके मुझे लगते हैं। मैं प्रशासन के पास बैठा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी इस अभियान को, मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला ब्राह्मण हूं, मैं पीछे हटूंगा नहीं इस शराब मुक्त क्षेत्र को। और राग में 5 साल बाद मैं अपने गली से किसी शराब माफिया को भगा पाया। लेकिन अफसोस जिस समय मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरा कोई साथी नहीं मिला, 2-4 कोई साथ में खड़ा नहीं, कोई साथ में, सब इतने डर रहे होते हैं कि मुझे याद है कि नेशनल यूथ पार्टी रजनीश जानी ने बनाया है। मैं उस समय दिल्ली प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष था और मैं सांसियों के खिलाफ 8 घंटा में आमरण अनशन पे बैठा था। रजनीश झा भी थे, नीरज शर्मा जी उस समय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। 8 घंटे में मैं देख रहा था कि केवल आपराधिक गतिविधियां जो बेचने वाले, जो ड्रग्स बेचने वाले थे, उनके बुलेट चारों तरफ केवल निगरानी में लगे हुए थे कि यहां बैठा कौन है आमरण अनशन। पुलिस अधिकारी वहां आने से डरते थे, हमें लोगों को डर लगता था। लेकिन हमें इसलिए डर नहीं लगता था कि ईश्वर ने जो रचना कर दिया है ना, लेकिन वही नहीं सोई जो राम रच राखा। तो जब रचना मेरी मृत्यु का जो समय डेट रख दिया है, तो न ये शराब माफिया मुझे मार सकते हैं, न मुझे कोई मार सकता है। अगर मेरी मौत उनके हाथों ही लिखी होगी तभी मैं मर पाऊंगा। जिसके कारण से मैं लगातार, मुझे याद है कि मैं 5 घंटा लगातार बोलता रहा हूं। वीडियो क्लिपिंग अभी आप ले लेंगी तो मिल जाएगा आपको फेसबुक के उसमें। उसके बाद मैंने जहां जहां भी क्षेत्रों में गलत अवैध काम होते थे, अभी यहाँ पे सीवन के पास हो रहा था कि हिजड़े कुछ आतंक मचा रखे हैं, और उसके खिलाफ मैंने 2 बजे रात को मैंने यात्रा निकाल दी। एसएचओ ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उनका मेरे क्षेत्र में कहीं भी आतंक पनपेगा नहीं, मैं चलने नहीं दूंगा। कई बीट अफसरों को सस्पेंड हो गए मेरे कारण से। कई बीट अफसर आते थे, कहते थे सर आप लिखना बंद कर दो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आपको बता रहा हूं, डरपोक लोग बहुत है। मैं अपने फेसबुक पे, कभी आप देखिए, मैं लिखा करता था कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में हिजड़ों से भी गए गुजरे लोग रहते हैं, जिनको बोलने में डर लगता है, जो सच बोलने में, और जो सच बोलने वाले लोग हैं उनका साथ नहीं देते। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, मुझे बड़ा दुख और पीड़ा। कैसे सुधरेगा हमारा समाज? आप बताइए, कैसे सुधारेंगे आप, जब हर व्यक्ति डरा हुआ है? जो एप्लीकेशन व्यक्ति लेकर के थाने में जाता है, उसके ऊपर आप अगर हमला हो जाए 2-4 दिन बाद, तो व्यक्ति सच क्यों बोलेगा? क्यों शिकायतें करेंगे? तो ऐसा पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि शासन में और प्रशासन में बस चढ़ा हुआ है, आप चढ़ाते जाइए, आप कुछ भी करें, कुछ भी करें। इससे देश, युवा, किसी को भी नुकसान पहुंच रहा है, पहुंचने दो, पहुंच रहा है। आप पूरे क्षेत्र में आइए, देखिए हमारा जितना भी क्षेत्र है, बच्चे ड्रग्स लेकर के वहीं गिरे पड़े हुए हैं। ये आप सागरपुर, आप बाहर निकलिए, आप अपने ऑफिस से, जिस रिक्शे पे आप बैठ करके उत्तम नगर तक जाइए, जितने रिक्शे चालक मिलेंगे सब स्मैक, सब ड्रग्स लेने वाले, इंजेक्शन लेने वाले, बैठ करके इंजेक्शन लेते रहेंगे, वही मिलेंगे आपको। और रात को आपको छीना झपटी भी होगा, आप जाते रहिए, 11 बजे आपको छीन लेंगे आप। लेकिन प्रशासन को इतना चढ़ावा चढ़ता है, प्रशासन बोलती नहीं, नेग्लेक्ट कर देती है। अच्छा ये बताइए कि आप इतना खतरनाक काम कर रहे हो, एक तरीके से आपकी जान खतरे में है, एक पारिवारिक व्यक्ति है आप, परिवार है, बच्चे हैं, घर वालों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ो, अपने घर में अपने परिवार को देखो,
आपको कुछ हो गया तो हमारे परिवार का तो मिसेस कहती है, रोकती है, बहुत रोकती है। लेकिन मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा। अगर आम आदमियों की तरह मैं भी चुप बैठ गया तो इसका मतलब हमारी बहन बेटियों के ऊपर ऐसे अत्याचार होता रहेगा और हम देखते रहेंगे, और फिर हम कभी मंचों पे खड़े होकर के बोलते रहेंगे कि हम समाज सेवा के हित के लिए खड़े हैं। कभी वही बहन बेटी मुझे जाकर के हमारी गला पकड़ लेगी कि तुमने किया ही क्या, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि लोग आपको अपना मसीहा मानने लगे और सम्मान देने लगे। मुझे पता है, मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मुझे पता है कि मैं 97 से लेकर के 2015 तक मैंने लगातार शराब माफियाओं से लड़ा है। मैंने लगातार लड़ा है, जिससे शासन प्रशासन के लोग की निगाहों में मैं धंस गया, लेकिन डर भय नहीं है कुछ भी। मैंने कहा ना कि ईश्वर ने अगर मेरी मौत जहां लिखी होगी वही होगी, ये कोई मुझे मार नहीं पाएंगे, लेकिन सच बोलने से कोई दबा भी नहीं पाएगा। जो हमारा कार्य है मैं अपने आप करता हूँ, लगा हूँ समाज में, तभी तो आपने आज बुलाया है, मुझे यहाँ पर बिठाया है। अगर मैं समाज का कार्य नहीं करता, डरपोक होता, तो मैं अपने घर में पड़ा होता, आप मुझे याद नहीं करती। अगर हमने समाज का कार्य किया है और समाज में आवाज उठाने का काम करता हूँ, तभी तो आपने मुझे बुलाया है और हम आए और अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग सुने और आदर्श मान करके ये देखें कि ये व्यक्ति अगर किसी से निर्भीक होकर के बातें कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। हरिशंकर जी, आपके जीवन पर बात कर रहे हैं हम। हमने ये समझा कि आपने क्या क्या किया है, लेकिन हर व्यक्ति की एक परिकल्पना होती है, मैं इस तरह का समाज चाहता हूँ। क्योंकि आपने बहुत से फील्ड में काम किया है, संघ के साथ काम किया है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया है, आप अपना खुद का भी अपना एक्सपीरियंस है, काम किया है। आप हिंदुओं के लिए करना चाहते हैं, आप ब्राह्मणों के लिए करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप, अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए आपके अकॉर्डिंग, आपकी समझ के अकॉर्डिंग, तो किस तरह का आप किस तरह का आप देश, हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमारे देश में ये होगा तो ही ये एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, और जिस तरह की स्थिति अभी हिंदुओं की है वो नहीं होगी अकॉर्डिंग टू यू? मैं तो कुछ ऐसे संत हैं जैसे बागेश्वर बाबा जी, अच्छी सोच लेकर के पहल चल रहे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत सारे ऐसे और भी संत हैं जिनको वास्तविकता में, सच्चाई में, अब कितनी मुस्लिम कंट्री है, उनको उस पे अभिमान है, तो हमें भी हिंदू राष्ट्र पे अभिमान होना चाहिए। हम बार बार ये आप कहोगे हमारे ऊपर आतंक करते रहो, हम झेलते रहेंगे, हम झेलने की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन सरकारों से कहूंगा, हम एक हिंदू हैं और हिंदू ही समझ करके तुम्हें शासन सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तुम्हें भी काम करना है। हमें ये चीज थोड़ी कि हम बार बार हम आपको सत्ता में लाते रहे। जनसंख्या नियंत्रण, इंदिरा गांधी ने कहा हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने मान लिया हम दो हमारे दो, और आज भी हम दो हमारे दो। और जिन्होंने माना नहीं कि हम दो और हमारे 15, हमारे 20, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे संख्या भी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका अत्याचार भी बढ़ता चला जा रहा है। और इस अत्याचारी धर्म को मानने वाले, कौम को मानने वालों को इस हिंदुस्तान में रहने का कोई दायित्व नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए? बिल्कुल निकाल दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। जो हिंदू धर्म को मानते न हो, जो भारत माँ को भारत माता कहने में
उन्हें शर्म आती हो, लज्जा आती हो, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप इसमें काट छाट नहीं करिएगा, चलाइएगा जरूर कि इन मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तभी इनकी औकात पता चलेगा कि हिंदू ठीक थे या मुसलमान ठीक थे। हम आपको भाई माने, आप हम भाईजान कहे, और भाईजान कहते कहते आप आकर के हमारी गर्मी में घुस करके हमारी बहन बेटियों के साथ गलत निगाह रखें, हमारी बहन बेटियों को आप भगा ले जाए, और आप यहाँ पर ये बाहर से आतंकवादियों से पैसा लें और यहाँ पर ये गलत कार्य करें। हिंदुस्तान में भाई ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आपको कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मोदी साहब, आप थोड़ा सा पलायन करो, अब जरूरत योगी बाबा की है। मुझे लग रहा है डंडा योगी बाबा ही सुधार सकते हैं इस धर्म में जो गलत तबके का काम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों का विरोधी, मैं इतना बड़ा कि मतलब विरोधी नहीं हूं, हमारे कई मुसलमान मित्र हैं जो अच्छे हैं, लेकिन इनके जो कार्य है ना, ये बहुत गलत है हिंदू धर्म के मामले में। इनकी कभी आप आयतें पढ़ लीजिए, इनकी आयतों में साफ लिखा है, जहां हिंदू मिल जाए उनका वही कत्ल कर दो। हमारे किसी सनातन धर्म में नहीं लिखा है। हमारे किसी सनातन धर्म में कहीं लिखा हो तो आप बता दीजिए। हम तो विश्व कल्याण की बातें करते हैं कि विश्व में रहने वाला हर व्यक्तियों का कल्याण हो, हम ब्राह्मण यही करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में रह करके आप हमारी गौ माता को, हमारी माँ को काट कर दिखाएंगे, उसके बाद हमारा सम्मान नहीं करेंगे, अपमानित करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे। आपने अभी कहा कि मोदी जी की जगह योगी जी को आने की जरूरत है, प्रधानमंत्री पद पर उनको आना चाहिए। आप खुद बनारस से हैं, यूपी से हैं। इन सालों में जब से योगी जी की सरकार है, सीएम रहे, बने हैं वो उत्तर प्रदेश के, क्या बदलाव किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव किया है। आप जाकर के देखिए, आज बहन बेटियां आराम से जो निकल पा रही हैं, आज पहले तो नहीं निकल पाती थी। समाजवादी पार्टी में बसपा निकल जाता है। नहीं, बात में देखिए कट्टा, ये तो व्यक्ति की व्यक्तित्व की बात है कि आप हमें गलत भाषा का अगर प्रचार करें तो मैं भी त्रिशूल लेकर के चलता हूँ, मैं भी सिंधु परिषद का आदमी हूँ। अगर मुझसे भी गलत बात आप करेंगे तो निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि लेकिन कहा जाता है कि वहाँ खून खराबा बहुत ज्यादा चलता है। खून खराबा देखिए, कहते हैं कि वही नहीं सोई जो राम रचि राखा। अगर लिखा है कि आज कट्टा निकलना है, उनको मारना है, तो होनी है, वो तो प्रबल है, वो तो होनी है, होनी प्रबल है, हो जाएगी उसमें। लेकिन अपराध पे अंकुश लगा है जरूर, और उन्होंने जिन धर्मों की औकात बतानी भी चाहिए ना, बाबा ने बताया भी बहुत अच्छे ढंग से। ये जितने बुरी तरह से लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, विधवाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जमीन कब्जा कर ले रहे थे, सरकारी महकमों में जाकर के अपना कर रहे थे। 2-4 खूंखार आतंकवादी थे, उनको बाबा ने अच्छे ढंग से ठिकाने लगा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे देश में लगाने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा की आवश्यकता केंद्र में है, राज्य में नहीं, केंद्र में है। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह जी को हटाओ, केंद्र में उन्हें गृह मंत्री बनाओ, हमारा पूरा देश का, हिंदुस्तान का पूरा गृह विभाग ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत अब उत्तर प्रदेश की नहीं है, मैं कह रहा हूं देश में आवश्यकता है उनकी। एक बहुत ही अहम सवाल है आपसे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे ये पूछा था, क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है? तो आपने कहा हाँ। यूपी में सेम चीज चल रहा है कि वहां पे आपने कहा बहुत बदलाव आया है, उन्होंने बहुतों को ठिकाने लगा दिया, बहुत सी चीजों में उन्होंने पहल की है। क्या उन्होंने विकास यानी कि रोजगार पर उस तरीके का काम किया है जो व्यक्ति की आम जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान?
क्या उसके लिए उन्होंने काम किया? बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप जाकर के उत्तर प्रदेश में आप देख कर के आइए। तो यूपी से जो माइग्रेंट ये आते हैं, जो भी मजदूर आते हैं, तो ये संख्या बढ़ती ही क्यों है, कम क्यों नहीं हो रही है? जब इतना विकास हो रहा है तो वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है कि वास्तविकता में यह है कि अगर सारा रोजगार हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएं? एग्जैक्टली बाहर क्यों जाएं? लेकिन सरकार अभी 10-12 साल उनकी बाबा की रही है। 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में बीजेपी भी रही है। हाँ, और उसमें ये रहा है कि जिन जिन लोगों ने पहले से जाकर के अपने घर को बना लिया है, कर लिया है, एक वास्तविकता में एक चीज का है कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जो लोग जहां उनका जन्म स्थान है वो बाहर प्रदेश में जाकर के कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय तो कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ करने में उन्हें शर्म आती है। पहले कितना बड़ा अच्छा चीज था, मोची मोची का काम करता था, दर्जी दर्जी का काम करता था, हर व्यक्ति को चूड़ी आयन का काम करता था, ढोल बजाने वाले का ढोल बजाएंगे, कहारों का काम कहारों का था। अब आप देख रहे हैं धीरे 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 चलता चला जा रहा है। हाँ, ये चीज का है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर, प्रवासियों के ऊपर जो अन्य प्रांतों में अत्याचार हो रहा है, अगर वहां उनको सारी सुख सुविधाएं मिल जाए तो उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इस पर भी काम बाबा को कर रहे हैं और आगे मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यवसाय अब तैयार हो गया है, लोग कर ही रहे हैं, वहां भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां भी कल कारखाने लग रहे हैं। लोग दिल्ली से जाकर के, मुझे लग रहा है, मैं गारमेंट्स लाइन में हूँ, मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार इस समय फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश से ही मैन्युफैक्चरिंग करके आ रही है। यहाँ पे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, देवरिया में लगाया लोगों ने, गोरखपुर में लगाया लोगों ने, बनारस में लगाया। बनारस का आप देखिए कायाकल्प बदल गया है। बनारस का बहुत कायाकल्प बदल गया है। बनारस पे तो बात करने के लिए हमें एक अलग से टॉपिक रखना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट को लेकर के बहुत इशू हुआ है और बहुत सी चीजें हैं जो बदलाव हो रही है। और बनारस से आप हैं, क्योंकि आप बनारस से हैं, आपने बनारस को देखा है, तो ये एक अलग से हम बनारस के ऊपर एक अपना आपके साथ विचार रखेंगे। अभी एक अंतिम सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट में, वो ये है कि आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और पता नहीं कितने ब्राह्मण इस पॉडकास्ट को देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग ब्राह्मणों को क्या चीज करना चाहिए जिसके लिए आप लोग जो ये ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए संगठन बनाते हैं कि ब्राह्मणों को एकजुट करना है, ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण को वैसा होना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप? किस तरह का ब्राह्मण समाज देखना चाहते हैं? चाहिए 1000-2000 संगठने हैं और मैं कह रहा हूँ संगठन नहीं है, दुकानदारी लोग चलाना शुरुआत कर दी। अच्छा, जो अच्छे लोग संगठन बना करके समाज हित का कार्य करना चाह रहे हैं, उन लोगों में जुड़ाव नहीं है। लोगों में ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं। अभी एक ब्राह्मण समाज में मुझे बुलाया गया तो उसमें बड़े बड़े चोटियां रख करके लोग ब्राह्मण वहां पे आए थे, जनेऊधारी आए थे, तो मुझे बोला गया कि आप ब्राह्मणों के ऊपर बोलिए। तो मैंने बोला किस ब्राह्मण के ऊपर बोलूं? बोले क्या मतलब होता है? हम कहा मुझे लगे कि मैं ब्राह्मण समाज में बैठा हूँ और यहाँ पे कम से कम 400 लोग बैठे हैं, या हाथ उठा करके लोग बताए कि वास्तविकता में आप ब्राह्मण है या नहीं है। वही सवाल है मेरा कि वास्तविकता में ब्राह्मण कौन है कि नहीं है? चोटीधारी, आप चोटियां भी रखे हैं, लेकिन आप जाकर के मीट मांस खा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप सुरती तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं। ब्राह्मणों को तो कहीं लिखा ही नहीं है। ब्राह्मण जिस मुख से रामचरितमानस को बोलता है, महाभारत का, गरुड़ पुराण का, हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का पाठ करता है, उसी जिह्वा पे सुरती रख करके, गुटखा खा करके, आप शराब पी करके, आप ये जो काम, मैंने कहा गरीब ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मणों को हे दृष्टि से इसीलिए लोग देखना शुरुआत कर दिए कि ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया।
आज अधिकांश ब्राह्मण जाकर के देख लीजिए, अपने आप को ब्राह्मण कहने में मान्यता करते हैं, लेकिन शाम को आप जाइए, आप देखिए तो शराब की दुकान पे लाइन लगा करके शराब खरीद रहे हैं, मांस की दुकान पे जाकर के मांस खरीद रहे हैं, काहे के ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों ने ही, जो अच्छे ब्राह्मण कुछ है ना, उनकी अस्तित्व को खतरा पहुंचा रहे हैं, उनकी सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मण होने के नाते उनसे निवेदन करूंगा कि जो ब्राह्मणों के कर्तव्य है उन्हें आप करना शुरुआत कर दें, जिससे और भी संप्रदाय के लोग आपको सही रूप में ब्राह्मण कहने में न हिचक सके। ये आपको ब्राह्मण होने का कर्तव्य आपको निभाना। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सी चीजों के लिए बताया इस पॉडकास्ट में। हरिशंकर जी, आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में जान के, आपके संघर्षों के बारे में जान करके, और जिस तरह की अपेक्षा आपके अंदर है समाज को लेकर, गरीब वर्ग को लेकर, वो बहुत ही अच्छा है। और होपफुली आप इसमें आगे बढ़ें, ये हमारी कामना है भगवान से कि वो चीजें पूरी हों। और आप जिस तरह का समाज, जिस तरह का हिंदू राष्ट्र, या जिस तरह का राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, जिस तरह का राष्ट्र आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का समाज आप देखना चाहते हैं, उस तरह की चीजें हों। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आप यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय हमें और हमारे चैनल को दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सम्मान आपका, कल्पना सिंह जी का, जो मुझे कई बार इन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आइए और अपनी अभिव्यक्ति समाज तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके एयर न्यूज का कि मेरी सारी अभिव्यक्ति लेकर के आप मेरे हर शब्दों को, जहां भी, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे हिंदुत्व के समर्थन पे हो, या मुस्लिम संप्रदाय का दुष्व्यवहार के ऊपर मेरे बोले गए शब्द हो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उसमें एडिट करिएगा या कटिंग करिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जैसी भावनाएं हैं, जैसा मैं हूं वही मैं बोलता हूं, वो दिखाने का जो आप प्रयास करेंगी, मैं उसके लिए आपके चैनल को और आपको खास करके मैं धन्यवाद। आप है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपकी ऐसी ही चैनल दिन रात आगे बढ़ते रहे, और हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे, जिनके पास बहुत सारी सामाजिक पीड़ा है जो कभी बयां नहीं कर सकते, उनकी पीड़ा को आप पहुंचाने का कोशिश करेंगी। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।